और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में तो बार बार ये कहा जाता है कि बाबा साहब का संविधान और जो हमारे देश के अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं, जो मानने वाले हैं, वो कई बार तो उसको मानते हैं कि ये एक एक शब्द डॉक्टर अम्बेडकर का है। लेकिन मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहित्य के एक अदना छात्र होने के नाते मैं बिल्कुल आप लोगों के बीच साफ शब्दों में कहूंगा कि ये डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं है। डॉक्टर के एस चौहान को इस किताब के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उसकी वजह यह नहीं है कि वो हमारे मित्र हैं और हम लोग काफ़ी मुद्दों पर समान राय रखते हैं, बल्कि इसलिए कि जब ये किताब मैं देख रहा था और मेरे घर का एक सबसे युवा सदस्य मेरा बेटा वह भी देख रहा था, जो डॉक्टर के एस चौहान को निजी तौर पे नहीं जानता, तो उसकी भी यही राय थी कि ये तो इतनी विस्तार के साथ और इतनी डेप्थ के साथ चीज़ें कही गई हैं कि जो लोग यहाँ तक कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी जो पार्टिसिपेट करने वाले लड़के हैं, जिनकी संवैधानिक मामलों को लेकर, कानूनी मामलों को लेकर बहुत सामान्य सी समझ है, उनके लिए भी एक तरह का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रंथ है शोधार्थियों के लिए, समाजशास्त्रियों के लिए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, न्यायविदों के लिए और छात्रों के लिए भी मैं समझता हूं कि ऐसे समय ये किताब आई है जब इस देश में राष्ट्रीयता, नागरिकता, संवैधानिकता पर इतनी चर्चा, इतने विवाद और इतनी विचारोत्तेजना है। संविधान की जो परिधि है, उसका जो दायरा है, उसकी रोशनी में ये किताब फिर से नागरिकता और राष्ट्रीयता के मुद्दों को सामने रखती है। मैं कुछ एक पॉइंट्स पर अपनी बात रखकर, क्योंकि हमें बहुत बड़े बड़े विद्वानों को सुनना है जो संवैधानिक मसलों पर इस देश के जाने माने विशेषज्ञ हैं, बहुत संक्षेप में मैं अपनी कुछ बातें रखूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त जो नागरिकता का जो पूरा मसला सामने आया है, उससे भी ये किताब संविधान की जो मूल स्थापना है और जो पहली बार जो कानून बना था 1955 में, उसके बाद जो संशोधन किए गए, उनकी रोशनी में ये किताब सामने रखती है और दुनिया के अन्य देशों के भी दृष्टांत अलग अलग समय पर, अलग अलग पहलुओं पर वह पेश करती है। तो इससे एक ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव उभर कर आता है। और दूसरी जो बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बिल्कुल साफ शब्दों में धर्म के साथ नागरिकता को नहीं जोड़ा था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में तो बार बार ये कहा जाता है कि बाबा साहब का संविधान और जो हमारे देश के अम्बेडकर साहब के अनुयायी हैं, जो मानने वाले हैं, वो कई बार तो उसको मानते हैं कि ये एक एक शब्द डॉक्टर अम्बेडकर का है। लेकिन मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहित्य के एक अदना छात्र होने के नाते मैं बिल्कुल आप लोगों के बीच साफ शब्दों में कहूंगा कि ये डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों का संविधान नहीं है। इस संविधान की असंख्य मान्यताओं से उनकी असहमति रही है। वो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सिर्फ चेयरमैन रहे। संविधान सभा में जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी उसको डोमिनेट करती थी और कांग्रेस पार्टी में जमींदार, बड़े भूस्वामी, विलायत से पढ़े हुए बड़े लोग, एलीट जिसे कहते हैं, कुलीन जो कहते हैं लोग, और तमाम तरह के राजनेता, कानूनविद, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन लोगों की पूरी संरचना के बीच वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिनके पास संकल्प, प्रस्ताव और जितने सजेशंस आते थे उनकी रोशनी में उनको एक बेहतर खूबसूरत संविधान बनाना था। तो बाबा साहब का योगदान और बाबा साहब का जो रोल इतना है, अनेक मुद्दों पर उनकी असहमतियां थी और उसमें जो असहमतियां थी वो उनके अपने निजी डॉक्यूमेंट्स में भी उनका रिफ्लेक्शन, उनकी अभिव्यक्ति साफ साफ दिखाई देती है। जैसे सबसे पहले मुझे वो डॉक्यूमेंट डॉक्टर के एस चौहान ने दिया,
अभी मैं वो वॉल्यूम पढ़ नहीं पाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की, जिस समय की बात है ये। उन्होंने स्टेट एंड माइनॉरिटी करके एक बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और आप उसमें अगर देखिए तो उसमें भी बी आर अम्बेडकर साहब कैसा संविधान भारत का चाहते थे, नागरिकता के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में और नागरिकता से जुड़े अनन्य अनेक मुद्दों पर उनकी क्या राय थी, ये बिल्कुल साफ है। इसके अलावा भी धर्म और नागरिकता के प्रश्न पर डॉक्टर साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में अपनी बात कही है और उन्होंने अलगाया है दोनों को। लेकिन आज का जो कॉन्टेक्स्ट है जिस पर ये किताब काफ़ी बेहतर ढंग से कमेंट्री करती है, वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एनपीआर हो या एनआरसी हो या और अन्य जितने नागरिकता से जुड़े मसले हैं, ये सबको जिस तरह से पेश किया जा रहा है, वो कैसे हमारी संविधान की मूल संकल्पना का एक तरह से निषेध है। अम्बेडकर साहब ने एक बड़ा मसला जो उठाया था संविधान सभा में, बल्कि संविधान सभा में मैं नहीं कहूँगा, संविधान सभा के सदस्यों को उन्होंने वो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया था, लेकिन संविधान सभा में उन्होंने ऑफिशियली उसको पेश नहीं किया था। और उसमें हाल के दिनों में एक बड़ा मसला जो इस वक्त उठा है वो किसानों का मसला है, 3 कृषि कानूनों का मसला है। तो जमीन के मसले को अम्बेडकर साहब ने उस डॉक्यूमेंट में बहुत खूबसूरती के साथ रखा था और कहा था कि किसी को राज्य उद्योग के रूप में प्रतिपादित किया जाना चाहिए। और यही नहीं, हमारे देश में हम जानते हैं कि इतने बड़े देश में सिर्फ 3-4 राज्य हैं जहां लैंड रिफॉर्म्स ठीक से हो सका। पहला राज्य था जम्मू कश्मीर। बहुत सारे लोग समझते हैं कि केरल और बंगाल में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स हुआ, लेकिन सच बात यह है कि आज़ाद भारत में सबसे पहला जो लैंड रिफॉर्म्स हुआ वो जम्मू कश्मीर में हुआ, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अगुवाई में, और वो बहुत ज़बरदस्त ढंग से हुआ और भारत की संविधान और जम्मू कश्मीर के संविधान की रोशनी में किया गया और उसे चैलेंज नहीं किया जा सका। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अगर विचार को किसी के क्षेत्र में आप देखें तो वो उसके बिल्कुल अनुकूल है। और फिर केरल की सरकार ने जो किया, जिसके बाद डिसमिसल उस सरकार का हुआ था लैंड रिफॉर्म्स, और उसके बाद देवराजर्स ने कर्नाटक में एक हद तक किया, एक अपने तई, और बंगाल में बहुत बाद में हुआ, वो अलग कहानी है। लेकिन हमारा कहना है कि ये बहुत पहले बाबा साहब ने अपने उस डॉक्यूमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान के बीच में उन्होंने वितरित किया था, उन्होंने कहा था कि वो ऐसी भूमि व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं जो जमीन पट्टे पर दी जाएगी लोगों को गांव में, और गांव के लोगों के बीच उसका वितरण इस प्रकार किया जाएगा कि न कोई भूस्वामी हो, न कोई बड़ा लैंडलॉर्ड हो, और न कोई भूमिहीन बचे गांव में। ये बाबा साहब के वाक्य हैं जिनको अंग्रेजी से तर्जुमा करके मैं अपने शब्दों में हिंदी में पेश कर रहा हूँ। लेकिन हमारी जो संविधान सभा थी, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो उनको फेस किया था, उन लोगों को, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि भारत को उस मॉडल पर ले जाया जाए जो सचमुच आजाद भारत में इक्वेलिटी, समानता और सौहार्द और लोकतंत्र की जो वास्तविक चीज है फ्रीडम, वो ये तीनों जो डायमेंशंस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश में संवैधानिक लोकतंत्र के लिए, वो सचमुच उनको अमली जामा पहनाया जा सके। इसलिए संविधान खूबसूरत शब्दों का एक बहुत बड़ा जखीरा है, लेकिन इन खूबसूरत शब्दों की अगर उसको अमली जामा पहनाने की जब बात आती है तो आप देखते हैं कि जो हमारी सरकारें एग्जीक्यूट जिस तरह से करती हैं संविधान के नाम पर ही, वो उन शब्दों के साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी होती है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है शब्द और अर्थ का, शब्द और कर्म का, वो हमारी संवैधानिकता और हमारे संविधान की संरचना में निहित है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने तय उसको फाइट आउट करने की लगातार कोशिश की, लेकिन उस दौर में संविधान सभा की जो संरचना थी उसमें एक और पहलू बहुत महत्वपूर्ण था कि अपने देश के वामपंथी जो उस समय फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत एक्टिव थे, दुर्भाग्यवश उन्होंने संविधान सभा में अपनी नुमाइंदगी भी नहीं की, वरना हो सकता था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक बड़ा संबल मिलता, एक समर्थन मिलता, खासकर गरीबों के प्रश्न पर, खासकर गरीबों के अधिकारों के प्रश्न पर, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था।
कुछ एक लोग केटी शाह या इस तरह के लोग थे जिन्होंने अपने समाजवादी या यूं कहा जाए कि एक जनपक्षी जो विचार थे, जैसे आर्टिकल 39 को लेकर जिस तरह संविधान सभा में बहस हुई, आर्टिकल 39 जो आज कितनी रिलेवेंट वो आर्टिकल है, जबकि देश की सड़कें, समुद्री मार्ग, स्टेशंस, रेलवे प्लेटफॉर्म, पता नहीं हावड़ा का पुल कोई ना बेच दे कभी, तो सब कुछ बेचा जा रहा है। और 2.5 लाख करोड़ के लिए अभी न जाने कितनी सारी चीजों की बोली लगी है, और ये सब संविधान के नाम पर हो रहा है। माना ये जा रहा है कि संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन अगर आर्टिकल 39 का बी, सेक्शन बी अगर आप देखें, वो साफ ये कहता है कि जितने रिसोर्सेज हमारे हैं हमारे मुल्क के, और वो दरअसल हमारे देश की आवाम के हैं, जनता के हैं। मैं एग्जैक्ट लाइन नहीं संविधान की पढ़ पा रहा हूं क्योंकि मुझे एक लाइन नहीं याद है, लेकिन उसका जो भाव है आर्टिकल 39 बी का, वो ये है कि जो जितने रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग भारत की आवाम के हक में होना चाहिए। राज्य जो है इसका ख्याल करे और राज्य को लेकिन केटी शाह जैसे लोगों का कहना था कि उसको इस प्रकार प्रतिपादित किया जाना चाहिए उस आर्टिकल को कि वाकई राज्य जो है वो कंट्रोल करे और भविष्य में आने वाली कोई सरकार मैनिपुलेट ना कर सके। ये उन्होंने संविधान सभा में बात रखी थी, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। नतीजतन आज हालत यह है कि इस देश की कोई भी संपदा बेची जा रही है, एकदम ऑन पाउंड दाम पे बेची जा रही है। ऐसा लगता है कि ये जो है किसी की संपत्ति थी और एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ में दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश का जो संविधान है उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, वह भी आज उजागर हो रही हैं कि कोई भी सरकार थंपिंग मेजॉरिटी के बल पर अगर चाहे तो संविधान की जो मूल भावना है उसका कैसे उसको नजरअंदाज कर सकती है। संविधान सभा के जो डेलिब्रेशंस हैं, जो उसका जो मूल तत्व है उसको वाकई उसको अलग रख सकती है और जो चाहे वो कर सकती है। तो ऐसे दौर में मैं समझता हूँ कि ये जो किताब आई है, जब अपने देश में नागरिकता के कानून को लेकर इतनी बड़ी बहस है, जब अपने देश में कृषि कानूनों को लेकर इतनी बहस है, ये किताब मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए, व्याख्याकारों के लिए, पत्रकारों के लिए, न्यायविदों के लिए एक रोशनी देती है। और मैं फिर डॉक्टर के.एस. चौहान को बधाई देता हूँ और प्रकाशक जो उनके हैं उनको भी बधाई देता हूँ जो इस मौके पर इतनी रिलेवेंट किताब उन्होंने लाई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you, sir, for your words of wisdom and understanding on this concept of social justice under the Indian Constitution.